कार्यक्रम सुनने वाले दोस्तों को अशोक गुप्ता का नमस्कार। दोस्तों, जहां जीवन है वहां तरह तरह की बीमारियों का पनपना लाजिम है। जिंदगी के साथ यह बीमारियों का ताना बाना सदियों से निरंतर चला आ रहा है। दोस्तों, रियल लाइफ उपन्यास में एक प्रमुख अध्याय है वैक्सीन्स अर्थात टीकों का। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आधुनिक मेडिकल साइंस की तरह एक बड़ी उपलब्धि अर्थात वैक्सीन या टीकों की जानकारी पर आधारित है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं विज्ञान संचारक और केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में जीव विज्ञान के प्रवक्ता सुशील द्विवेदी जी। द्विवेदी जी नमस्कार। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। द्विवेदी जी, आजकल कोरोना काल में लोगों को टीके लगाने के लिए सरकार भी बहुत प्रोत्साहित कर रही है। तो आज हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि वैक्सीन या टीके क्या हैं? जैसा कि आपने अभी शुरुआत में कहा कि जीवन का जो हमारा अध्याय है, जो जिंदगानी हमारी आपकी सबकी चल रही है, उसमें वैक्सीन या टीकों का बहुत महत्व है। और भारत के संदर्भ में कुछ ज्यादा ही महत्व है, क्योंकि हम लोग दुनिया को तमाम प्रकार की वैक्सीन देने में सफल हुए हैं। और जो अभी वर्तमान हालातों में हम लोगों ने भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन, जिसे हम कोवैक्सीन कहते हैं, और अब बच्चों वाली वैक्सीन भी स्वदेशी आने वाली है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने दुनिया को रोटा वायरस की वैक्सीन दी थी, जो दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन थी। उसे $1 वैक्सीन कहा गया था। और भारत का बहुत ही शानदार इसमें इतिहास है, क्योंकि भारत दुनिया का गुरु है वैक्सीन प्रोडक्शन के मामले में। खैर, मैं पुरातन काल से चलूं तो वैक्सीन या टीके का इतिहास लगभग 200 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत और चीन में माना जाता है कि फिजिशियन ने वैक्सीनेशन के सिद्धांत की नींव रखी थी। और हमारे देश में आपने देखा होगा, गांव-गांव में शीतला माता के मंदिर भी देखे होंगे। उनमें धार्मिक अनुष्ठान को भी कहीं ना कहीं से जो उस समय स्मॉल पॉक्स बीमारी फैलती थी, उसके इलाज के रूप में हम लोग तमाम धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसे मनाते रहे हैं। देखा होगा आपने कि पुराने समय से स्मॉल पॉक्स के मरीजों की जो सूखती हुई पस्चूल होती थी या फोड़े के ऊपर जो पपड़ी होती थी, उसको पीस कर एक पाउडर बनाया जाता था। और फिर उस पाउडर को एक स्वस्थ व्यक्ति की नाक में डाल दिया जाता था, ताकि उसमें इम्यूनिटी पैदा हो सके। तब से लेके आज तक वैक्सीन ने मनुष्य को ना जाने कितनी ही घातक बीमारियों से निजात दिला दी है। अगर हम बात करें तो मई 1796 में एक इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की पहली वैक्सीन डेवलप की थी। 1885 में अगर हम देखें तो फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर ने रेबीज अर्थात जो डॉग होते हैं, रैबिट डॉग होते हैं, पागल कुत्ते होते हैं, तो उसमें रेबीज वायरस के लिए वैक्सीन बनाई गई थी। जोनास साल के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1955 में पोलियो के लिए इंजेक्टेबल वैक्सीन बनवाई थी। और ऐसे ही देखा जाए तो अल्बर्ट साबिन ने 1961 में ओरल जो पोलियो वैक्सीन जो मुंह के रास्ते दी जाती है ओरल ढंग से, वो बनाई थी। 1967 में दुनिया भर में स्मॉल पॉक्स को मिटाने की WHO की मुहिम चली और दिसंबर 1979 तक हमें हमेशा के लिए स्मॉल पॉक्स से अर्थात चेचक से मुक्ति भी मिल गई। अगर भारत के संदर्भ में बात करें, भारत में 1995 में पोलियो उन्मूलन हेतु पल्स पोलियो नाम से एक बृहद टीकाकरण अभियान चलाया गया था। और हम लोगों ने देखा कि जनवरी 2014 में इसी वैक्सीनेशन के दम पर ही हमारा देश पोलियो से मुक्त हुआ। और वर्तमान संदर्भ में जैसा कि आपने अभी कहा कि कोरोना महामारी हो या और भी परेशानियां जैसे कैंसर हुआ, HIV एड्स, इन सब बीमारियों से मुक्ति अर्थात इनसे लड़ाई के लिए अब वह दिन दूर नहीं जब हम कैंसर, HIV एड्स और वर्तमान कोरोना 19 पेंडेमिक पर इन्हीं वैक्सीन के दम पर विजय पाने में सफल हो पाएंगे। द्विवेदी जी, टीके के बारे में तो आपने बताया, लोगों के अंदर धारणा होती है कि शरीर में कैसे कार्य करता है टीका या वैक्सीन का मूल सिद्धांत क्या है? वैक्सीन का मूल सिद्धांत हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन एक एंटीजेनिक प्रिपरेशन है। वैक्सीन के जरिए रोग पैदा करने वाले पैथोजन, जिन्हें हम बीमारी फैलाने वाले, चाहे वो वायरस हो सकते या बैक्टीरिया हो सकते, विशेषकर वायरस या बैक्टीरिया को ही लेते हैं, उनके प्रोटीन का मृत या कमजोर स्वरूप शरीर में डाला जाता है। और इससे भविष्य में इन्हीं पैथोजन के संक्रमण से हमारा अगर सामना हो तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मुस्तैद रहता है,
प्रतिरोधक हमले के लिए, मतलब उस प्रतिरोधक हमले के लिए हम तैयार रहते। तो कुल मिलाकर अगर हम सरल भाषा में आपको बताएं, हम ये समझ सकते हैं कि जिस बीमारी से हमें लड़ना है उसी के पैथोजन को शरीर में या तो ओरल ढंग से, मुंह के रास्ते या इंजेक्टेबल ढंग से डाला जाता है। अब वैक्सीन की क्रियाविधि को समझने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र को भी समझना जरूरी होगा। जब भी कोई भी पैथोजन, रोग फैलाने वाला कारक, बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में जब ये प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में जो भी फॉरेन सब्सटेंस पहुंचता है हम उसे एंटीजन कहते हैं। ये एक प्रकार के फॉरेन सब्सटेंस होते हैं और हमारे शरीर में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, ये दो प्रकार की बी और टी सेल्स होती हैं। एक विशेष प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन अर्थात एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं और ये एंटीजन जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी हैं, ये एंटीजन से बंधकर उसे नष्ट कर देते हैं और बैक्टीरिया या वायरस की शक्ति कम हो जाती है। अब ऐसा होने पर अब हमारे शरीर में मैक्रोफेज सेल भी होती हैं, ये भी एक प्रकार की WBC की ही टाइप होती है। ये मैक्रोफेज सेल इन कमजोर बैक्टीरिया और वायरस को खाकर नष्ट कर देते हैं। वैक्सीन के आविष्कार से पहले अगर हम देखें तो किसी भी बीमारी से अगर हमें और आपको इम्यूनिटी पानी होती थी, प्रतिरक्षा डेवलप करनी होती थी, उसका एक ही तरीका था, बीमार पड़ना। रोग का प्रकोप झेलने के बाद यदि जीवित रहे और एक बार फिर उसी बीमारी का सामना हुआ तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उस वायरस या बैक्टीरिया के अटैक के लिए तैयार रहता था और यह सब हमारे रक्त में मौजूद बी व टी सेल्स जो होती हैं, बीमारी पैदा करने वाले जो पैथोजन होते हैं, उनसे लड़कर उनका रिकॉर्ड अर्थात उनकी पहचान या उनकी मेमोरी रजिस्टर कर लेते थे और दोबारा भविष्य में सामना होने पर ये इन पैथोजन या वायरस या बैक्टीरिया को पहचान कर पलटवार के लिए तैयार रहते थे। लेकिन वैक्सीन भी यही कुछ करती है, जैसा कि ये हमने अभी आपको बताया। वैक्सीन में बस ये है कि बीमार नहीं होना पड़ता है, वैक्सीन में यही सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे बी व टी सेल सदैव तैयार रहें पलटवार करने के लिए। लेकिन वैक्सीन के केस में इसके लिए हमें बीमार पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वैक्सीन चूंकि अभी मैंने पहले भी बताया था कि मुख्यतः किसी निष्क्रिय या मृत पैथोजन के रूप में दिए जाते हैं ताकि ये पैथोजन विभाजित होकर अपनी संख्या ना बढ़ा सके, मतलब कमजोर हो, एटेन्यूएटेड हो, इस प्रकार से वीकेंड हो और हमारे शरीर के एंटीबॉडी इन पैथोजनों को मार देते हैं और ये मुठभेड़ होती है, इसका रिकॉर्ड रहता है और हमारे बी व टी सेल मेमोरी सेल्स में, और इस ड्रेस रिहर्सल की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हम कह सकते हैं इस खास आक्रमण की समय पैथोजन को आसानी से पहचान कर खत्म भी कर देता है और ऐसे हमारा शरीर इन तमाम प्रकार की वैक्सीनों को लेने के बाद और अलग अलग बीमारियों से लड़ता है। द्विवेदी जी, वर्तमान कोरोना महामारी से लड़ाई के संदर्भ में वैक्सीन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? पूरी दुनिया करा रही है कोरोना वायरस के, कोविड-19 के एक प्रकार की ये महामारी है, एपिडेमिक है और इसका एकमात्र जो अभी तक का जो एक मुफीद इलाज प्राप्त हुआ है जिससे हम बचा सकते हैं, जिससे कोरोना वायरस से हम लड़ सकते हैं, वो वैक्सीन ही है। क्योंकि अभी ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो कि एंटीवायरल हो और कोरोना वायरस से हमारी आपकी निजात दिला सके। हम तो अपने आकाशवाणी के माध्यम से सभी लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि चाहे जो भी वैक्सीन हो, भारत सरकार के जो ICMR के गाइडलाइन है उनके अंतर्गत अलग अलग वैक्सीन जो मुहैया कराई गई हैं, उनमें से कुछ स्वदेशी वैक्सीन है और कुछ वैक्सीन बाहर के किन्हीं उपक्रमों के साथ मिलकर बनाई गई हैं, उन वैक्सीन को लें। द्विवेदी जी, वैक्सीन को लेकर आजकल आम लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो इन भ्रांतियों की वैज्ञानिक सच्चाई क्या है? आज के दौर में विज्ञान ही एकमात्र इलाज के रूप में हमें और आपको देखने को मिला है। आपने देखा कि हम लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक वैक्सीन से तमाम बीमारियों से हमने अपनी सुरक्षा की है, चाहे वो रोटा वायरस की वैक्सीन हो, चाहे वो चिकन पॉक्स की वैक्सीन हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस की BCG वैक्सीन हो, चाहे मम्स जो गलसुआ की वैक्सीन होती है, या फिर रुबेला वैक्सीन होती, या फिर आपने एक वैक्सीन और सुनी होगी हेपेटाइटिस की वैक्सीन, टाइफाइड की वैक्सीन, कॉलरा की वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन। ये सारी वैक्सीनों से मेरा और आपका जीवन अभी तक बिल्कुल सुरक्षित रहा है। तो लोगों के बीच में जो ये आम तौर से ये धारणा है
कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं इसके हमें कोई गलत प्रभाव तो नहीं होंगे, या मेरे और आपके शरीर में किसी प्रकार का स्टेरिलिटी वाला बिहेवियर या नपुंसकपन तो नहीं पैदा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे डीपीटी हो, चाहे बीसीजी हो, चाहे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस की वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन जैसे पहले बचपन में लगवाई होगी, ओरल पोलियो वैक्सीन जैसी ये सारी वैक्सीन सेफ थी, ऐसी ही कोरोना की वैक्सीन भी सेफ है। लोगों में ये भी देखा गया है कि कई लोग वैक्सीन की वजह से डर रहे हैं। बिल्कुल वैक्सीन लगाने में चींटी की तरह दर्द होता है, जैसे चींटी काटती है, इससे ज्यादा कोई खास दर्द नहीं होता है। वैक्सीन जैसे आप और हम लोग तमाम बीमारियों से बचने के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं, तो हो सकता है उस जगह पर थोड़ी सी स्वेलिंग आ सकती है या थोड़ा सा दर्द हो सकता है, या आपको वैक्सीन लगवाने के दिन से दूसरे दिन तक हल्का सा बुखार आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम किसी भी आपने देखे होंगे इंजेक्शन या पहले भी जो वैक्सीन लगवाई होंगी उन वैक्सीन में भी ये देखे गए हैं। वैक्सीन एक प्रकार का लिक्विड है और इसे पतले सिरिंज में डालकर शरीर में लगाते हैं। तो कुल मिला के वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। और आज की दौर में जो कोरोना जैसी जो महामारी है, इसमें लड़ने में सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही हमारी आपको इस बीमारी से बचा सकती है, हमारे आपके शरीर को तैयार कर सकती है। और ये एक प्रकार की देशभक्ति है कि हम कोरोना को फैलने से रोकें और सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अपनाएं, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने देश को कोरोना मुक्त कर सकें। द्विवेदी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अशोक गुप्ता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।